तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ट्रांजिशन मेटल्स हम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, यानी कि 3D सीरीज़ ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, तो उसमें ना एक सीक्वेंस फॉलो होता है एटॉमिक रेडियाई का। बेसिकली अगर आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो आपका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली। क्रोमियम से लेके कॉपर तक आपका साइज़ जो है इट रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट, एंड देन कॉपर से जिंक तक जाते जाते वो इंक्रीज़ होता है। इनके पीछे की 3 अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते आते साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है जस्ट बिकॉज कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है तो साइज़ डिक्रीज़ होता रहता है। क्रोमियम से कॉपर तक आते आते ऐसा क्या होता है कि साइज़ जो है वो बराबर रहता है। वो बेसिकली ये है कि जो एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन की दैट टेक्स प्लेस इन द इनर n-1 डी सबशेल, ठीक है, जो एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ठीक है, होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज़ इन द इनर n-1 डी सबशेल, वो ऐड करता है टू अ प्राइमरी स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर कह लो क्या वो कॉज करेगा एक प्राइमरी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में वो इनर n-1 डी सबशेल में ऐड होंगे, जो कि एक प्राइमरी स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्रोमियम से लेके कॉपर तक साइज़ जो है वो नियरली कांस्टेंट रहता है। तीसरा आता है कि हमारे पास कॉपर से जिंक तक जाते साइज़ जो है वो एबनॉर्मली बड़ा क्यों, ठीक है, साइज़ जो है वो बेसिकली इसलिए बड़ा क्योंकि जो एडिड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं उनके बीच में रिपल्शंस इंक्रीज़ हो गई है। अब रिपल्शन इंक्रीज़ हो गई है तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज़ घटा, क्रोमियम से कॉपर तक साइज़ सेम रहा, नियरली सेम, कॉपर से जिंक तक साइज़ बढ़ गया, ठीक है। फिर आती है बात हमारे आयनिक रेडियाई की। तो आयनिक रेडियाई का जो है एटॉमिक रेडियाई जैसा ही एक सेम ट्रेंड होता है, बट आयनिक रेडियाई का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एक रिलेशन है कि भाई अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयनिक रेडियाई घटेगा, ठीक है। सो आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है आयनिक रेडियाई और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में। फिर बात आती है भाई डेंसिटी की। तो डेंसिटी याद रखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। रीज़न कि इनके अंदर डिक्रीज़ इन वॉल्यूम देखने को मिलता है। सो ड्यू टू डिक्रीज़ इन वॉल्यूम इन अ ट्रांजिशन सीरीज़ हमारे पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, देयर इज़ इंक्रीज़ इन डेंसिटी। चलिए, उसके बाद अगली बात हमारे पास आती है कि आयनाइजेशन एनर्जीज़ क्या होती हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जीज़ बेसिकली अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन मेटल्स की तो वो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, एंड पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से कम होती हैं। रीज़न, अगर आप एस ब्लॉक के एलिमेंट देखो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उनके कंपेरिजन में डी ब्लॉक के एलिमेंट छोटे होते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दैट इज़ हायर देन द एस ब्लॉक एलिमेंट बट लेसर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर बात आती है भाई हमारे रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो याद रखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज़ किसी दूसरे को रिड्यूस करना, ठीक है, किसी दूसरे को रिड्यूस करना। अब किसी दूसरे को रिड्यूस करने के लिए खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो जो भी मेरा केमिकल स्पीशीज जितना अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैरी कर रही होगी, ठीक है, वो उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगी। जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगी वो दूसरे को उतनी जल्दी रिड्यूस करेगी, माने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, कि भाई जो खुद जितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो दूसरे को उतना ही जल्दी रिड्यूस करेगा, ठीक है, दूसरे का रिडक्शन उतना ही जल्दी करा देगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके बाद भी बात आती है हमारे मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, ठीक है। फिर हमारा आता है जो मेन दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं दे शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंगनीज़ की हाईएस्ट होती है +7 तक, ठीक है। क्यों शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरी सिंपल रीज़न कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दैट इज़ ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स। माने कि जो हमारे इनर n-1 डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ? आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स के साथ। रीज़न, क्योंकि ये दोनों के एनर्जीज जो हैं
बोथ NS एंड N-1d ऑर्बिटल्स के एनर्जी जो है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक की वो +8 होती है, जो ऑस्मियम एंड रुदीनियम दिखाते हैं, ठीक है। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है, ऑस्मियम एंड रुदीनियम के द्वारा शो की गई। ये मैंने आपको बता दिया कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है। देखो, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉरस्पॉन्ड करती हैं, जैसे मैंने अगर किसी को भी पता करना, जैसे मुझे अगर स्कैंडियम की पता करनी कि भाई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो मैं सिर्फ इसके S के इलेक्ट्रॉन्स देख लूँगा, ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे पता करनी है किसी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं उसके NS इलेक्ट्रॉन और N-1d इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्कैंडियम के देखें तो D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3, ठीक है। ये चीज़ जो है इट वर्क्स टिल मैग्नीज के बाद ये चीज़ काम नहीं करती। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल इज़ +8, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, इनके बॉन्ड मोस्टली आयनिक होते हैं। मैंने इनको सेपरेट करके ऊपर लिखा है कि +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो होते हैं इनके बॉन्ड्स, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये इनके जो कंपाउंड हैं उनके बॉन्ड्स मोस्टली आयनिक नेचर के होते हैं। सो द बॉन्ड्स आर मोस्टली फॉर्म्ड आयनिक, किसके लिए, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। उसके बाद हमारी अगली बात आती है, दैट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना स्टेबल है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में कितना स्टेबल है। तो सबसे पहले आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। याद रखो, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की क्या होंगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुई तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। सेकंड आता है हमारे पास भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखो एक बात बहुत सिंपल है, लो E0 रिडक्शन वैल्यू जिसकी होगी, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हायर स्टेबिलिटी है, ठीक है। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन वैल्यू कम है उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो लो E0 रिडक्शन वैल्यू दैट इज़ हायर स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमारे पास भी 3 होते हैं। पहला आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड सॉल्वेंट, तीसरा आता है वीक फील्ड सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स बेसिकली ये स्टेबलाइज करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। स्ट्रॉन्ग फील्ड सॉल्वेंट्स भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करते हैं। एंड वीक फील्ड सॉल्वेंट्स जो हैं ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब डी ट्रांजिशन जो होता है दैट इज़ बेसिकली जो कलर फॉर्मेशन होती है आयंस की। आपने देखा होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, ठीक है, कलर्ड आयंस दिखाते हैं। तो वो आयंस कलर्ड होते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से, जहाँ पर विद इन द डी सबशेल, ठीक है, विद इन द सेम डी सबशेल हमारी जो स्प्लिटिंग होती है, CFSE में आपने पढ़ा होगा कि जो स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या मिलता है, हमें विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट मिलती है। अब भाई कौन कौन शो कर सकता है डी ट्रांजिशन, जिस एलिमेंट के पास, ठीक है, जिस एटम के पास डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो डी ट्रांजिशन शो कर सकता है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि इनका जो है फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। अब डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे तो कलर भी नहीं आएगा। कलर नहीं आएगा तो आपको इनके जितने भी सॉल्ट्स मिलते हैं ना वो जनरली वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कलर नहीं होता, वो वाइट होते हैं, ठीक है।